चलिए स्टूडेंट, चल रहे हैं हम आज रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंतर्गत हम इसके पीछे वाले वीडियो में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं यहां तक बतला चुके थे। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत चलने वाले हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझने की आवश्यकता है कि रासायनिक समीकरण क्या चीज से लिखेंगे। जैसे यदि लिखा हुआ हो कि जस्ता के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बस इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। अब इसको जो है रासायनिक समीकरण में आप कैसे लिखेंगे, इस पर आपको सोचना है। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि बस यही बता रही है कि ये लैंग्वेज दिया हुआ है तो आप कैसे इसको रासायनिक समीकरण में लिख पाएंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये लैंग्वेज दिया हुआ है इसमें हम सबसे पहला पॉइंट है रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां। तो इसमें लिख देते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने की निम्न विधि है। चलिए हम निम्न तरीके से लिखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि अभिकारक कहां है। तो अब देखेंगे कि जस्ता के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं। क्या कर रहे हैं, जस्ता का एक टुकड़ा है जिसको हम डाल दे रहे हैं क्या चीज में, सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब ये इसमें डाला गया तो अब देख रहे हैं तो जिंक सल्फेट ना का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, यानी बन रहा है ना। तो ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है, बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यानी यहां पर यह स्पष्ट है स्टूडेंट कि अभिकारक ये दोनों है और प्रतिफल ये दोनों है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग ये दोनों ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों बन रहा है। तो इसमें स्टूडेंट रासायनिक समीकरण में जो लिखने की विधि है इसमें कहता है कि अभिकारक के आणविक सूत्र एवं संकेतों को किधर लिखते हैं, तो बाईं ओर लिखते हैं ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा पहला में कि अभिकारक के आणविक सूत्र या संकेतों को बाईं ओर लिखते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट कि अभिकारक के आणविक सूत्र या संकेतों को बाईं ओर लिखते हैं। अब आप लोग यदि आणविक सूत्र नहीं जान रहे होंगे
क्योंकि क्लास 10 में सॉरी क्लास 9 में आपको पढ़ना था आणविक सूत्र किसे कहते हैं। तो किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या व्यक्त करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। अब आणविक सूत्र क्या होगा, यौगिक का होगा। संकेत किसका होगा, तो तत्व कोई होगा तो होगा। जैसे जस्ता एक तत्व है तो ये जस्ता का क्या होगा, संकेत होगा। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये यौगिक है तो इसका क्या होगा, आणविक सूत्र होगा ना। तो स्टूडेंट यहां कहा कि अभिकारक के आणविक सूत्र या संकेत को बाईं ओर लिखते हैं। तो अब इसको स्टूडेंट इसको याद कर लेना है, इसी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। तो अब इसका जो है अभिकारक ये दोनों था, तो ये दोनों के आणविक सूत्र और संकेत, तो इसका आणविक सूत्र और इसका संकेत यहां पर लिख ले रहे हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया जेडेन, जस्ता का जेडेन होता है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। इसको हम कहां रख लिए, सबसे नीचे लिखते हैं स्टूडेंट, जेडेन H2SO4 लिख लिया। तो हम इसको स्टूडेंट कहां रख लिए हैं, तो बाईं ओर लिख लिए ना। पहला आपका था कि हम इसको बाईं ओर लिख लिए। अब इसको याद रखना है, इसको चूंकि हम लिखा रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा जो है स्टूडेंट, दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या है कि प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। तो प्रतिफल ये दोनों है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो प्रतिफल ये है, तो ये दोनों को कहां रखना है, दाईं ओर लिखना है। तो ये दोनों को हम दाईं ओर लिख लेते हैं। यानी कि याद रखिए जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इसका होता है H2 ना। तो इस प्रकार से यहां लिख दिए। तो अब इसको स्टूडेंट मिटा दे रहे हैं। चलिए दूसरा में क्या है कि प्रतिफल को किधर रखते हैं, तो प्रतिफल जो है उसको क्या चीज, दाईं ओर लिखते हैं ना। प्रतिफल के आणविक सूत्र, सूत्र या संकेतों को दाईं ओर लिखते हैं। चलिए दाईं ओर लिख लिए हैं। इसके बाद तीसरा में क्या करना है स्टूडेंट कि इधर हो गया क्या चीज, अभिकारक, और इधर हो गया प्रतिफल। ये दोनों के बीच क्या करते हैं, तीर चिन्ह का उपयोग करते हैं ना। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का उपयोग करते हैं। उपयोग हमने कर दिया। अब इसके बाद अभिकारक 2 या 2 से अधिक है तो जोड़ का चिन्ह देते हैं, प्रतिफल 2 या 2 से अधिक है तो जोड़ का चिन्ह देते हैं। अब ये दोनों चीज को लिखना है। तो चौथा में अभिकारक एगो है तब तो जोड़ का चिन्ह देना नहीं है, ठीक है। अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो तो बीच में जोड़ का चिन्ह देते हैं। बीच में जोड़ यानी प्लस ना का चिन्ह देते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं।
देते हैं। चलिए अब क्या चीज, पांचवा में प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो, तो बीच में जोड़ का चिन्ह देते हैं, का चिन्ह देते हैं। जोड़ का चिन्ह देते हैं लिखा हुआ है स्टूडेंट ना। चलिए इतना हम कर लिए। अब इसके बाद क्या इसमें हम करेंगे स्टूडेंट, तो अब छठा नंबर पे कहता है कि यदि गैस की उत्पत्ति हो रही हो, जैसे हाइड्रोजन गैस बना तो ऊपर उड़ जाएगा, तो ऊपर का चिन्ह का उपयोग करेंगे। और यदि अवक्षेप का निर्माण हो रहा तो अवक्षेप नीचे बैठ जाता है, तो नीचे के तीर का उपयोग करेंगे। तो ये आप इसमें लिखेंगे। तो क्या चीज लिखेंगे, यदि गैस की उत्पत्ति होती है तो ऊपर की ओर ऐसे ना तीर चिन्ह देते हैं। सातवां, यदि अवक्षेप बनता है तो नीचे की ओर तीर चिन्ह देते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, तो इतना करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा उसको हम लोग कहते हैं कंकालित समीकरण। उसको क्या कहते हैं, कंकालित समीकरण ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार प्राप्त समीकरण को कंकालित समीकरण कहते हैं। जिसे संतुलित कर लेते हैं। यानी कि इस प्रकार प्राप्त समीकरण को कंकालित समीकरण कहते हैं। माने कि एक समीकरण का ढांचा प्राप्त हो गया, इस प्रकार से प्राप्त हो गया ना। कंकालित समीकरण कहते हैं जिसे क्या करते हैं, तो जिसे संतुलित कर लेते हैं। अब इसको संतुलित कर लेंगे, यानी कि अब देखेंगे कि Zn इधर एक है तो इधर है या नहीं, एक है ना। यानी कि अभिकारक और प्रतिफल में अब क्या चीज मिलाएंगे, परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ Zn एक है, यहाँ भी एक है, चलो Zn बराबर है। H जो है हाइड्रोजन जो है 2 है, तो इधर जो है हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है, बराबर है। तो यानी कि ये समीकरण जब संतुलित है तो ठीक है, और यदि ना है तो संतुलित करके लिख लेते हैं। इस प्रकार
क्या चीज किया जाता है, रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं। तो स्टूडेंट आप अब हम समझ रहे होंगे कि आपको ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण के प्रकार आज हम लोग सब जानते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर जो है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसको हम परिभाषित कर दें। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल या उत्पाद न के आणविक सूत्र एवं संकेतों की सहायता से तैयार किए गए समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं स्टूडेंट? तो एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब दोनों को समझने की आवश्यकता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन होगा और संतुलित रासायनिक समीकरण कौन होगा। तो अभी यहां पर लिखे कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें स्टूडेंट जानने की आवश्यकता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो थोड़ा सा एग्जांपल देकर के आप सभी को हम स्पष्ट कर दे, समझा दें। जैसे यदि हम समीकरण लिख देते हैं Zn प्लस HCl, तीर का निशान ZnCl2 प्लस H2, ये समीकरण को हमने लिख दिया ना। तो अब ये रासायनिक समीकरण में इधर वाला को कहते हैं हम लोग अभिकारक, जो कि हमने आपको बताया है अभिकारक। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और इधर वाले जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद भी कहते हैं। तो प्रतिफल कहते हैं। तो अब अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ हम देखते हैं क्या चीज, तत्वों के परमाणुओं की संख्या। तो अब देखिए Zn का एक परमाणु है, तो इधर भी Zn का एक परमाणु है। अब इधर Cl का H का एक परमाणु है, यहां पर H का दो परमाणु है ना। अब Cl जो है यानी क्लोरीन जो है उसका एक परमाणु है, इधर देखिए क्लोरीन का दो परमाणु है। यानी कहने का मतलब है कि अभिकारक ना में उपस्थित पदार्थ के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल में उपस्थित रासायनिक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो ना। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि H बराबर नहीं है, Cl भी बराबर नहीं है, Zn बराबर है। यानी कि सारा तत्व जो है, तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होगा तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे असंतुलित समीकरण। यानी इससे साफ जाहिर है कि यह समीकरण कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। लेकिन जब हम लिखते हैं Zn प्लस H2SO4, तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2 ना, ऐसे यदि हम लिख लें तो अब हम देखेंगे इसमें अभिकारक और प्रतिफल में कि उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या
बराबर है या नहीं। तो Zn एक है, इधर भी Zn एक है, H दो है तो H दो है, अब S एक है तो S एक है, O चार है तो O चार है। यानी कि अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों उपस्थित रासायनिक पदार्थों में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। तो आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो फिर से एक बार बोल देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। और ऐसे और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो चलिए अब दोनों का परिभाषा जो है यहां पर लिख देते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ना, तो ऐसे रासायनिक समीकरण ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जैसे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमने क्या परिभाषा लिखा कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे असंतुलित यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में उपस्थित क्या चीज, तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है बराबर ना हो, ठीक है, तो हम उसको असंतुलित समीकरण कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि अभिकारक और प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। ऐसे तो बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान देना है कि बराबर नहीं है वैसे समीकरण को हम एग्जाम्पल के रूप में लिखें। जैसे कि एक तो ये हमने दे दिया था कि Zn जस्ता HCl ना, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, नहीं तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं आप ना। और ये हो गया ZnCl2 जिंक क्लोराइड,
और क्या चीज, H2 गैस मुक्त होगा। यानी कि जस्ता के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने के फलस्वरूप जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि Zn बराबर है लेकिन H बराबर नहीं है और Cl बराबर नहीं है, इसलिए यह असंतुलित समीकरण है। दूसरा यदि हम ले लेते हैं कि Mg प्लस HNO3, तो ये आपका हो जाएगा MgNO3 होल 2 प्लस H2। यानी कि मैग्नीशियम के टुकड़े को यदि हम नाइट्रिक अम्ल में डाल देते हैं ना, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, और नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल में डालने के फलस्वरूप मैग्नीशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब यहां पर देखते हैं कि Mg बराबर है, मैग्नीशियम एक है, दोनों तरफ एक है, H जो है यहाँ एक है लेकिन यहाँ दो है, यानी कि बराबर नहीं है। अभी कारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ N एक है लेकिन यहाँ N जो है दो है ना, यहाँ पर O तीन है लेकिन वह यहाँ पर O जो है 3 दूना 6 हो जाएगा ना। तो यानी कि अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। अब यदि हम ले लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल कि Mg प्लस O2 तीर का निशान MgO ना, तो यहां पर भी देख रहे हैं कि Mg बराबर है लेकिन O बराबर नहीं है, तो यहां पर भी जो है आपको क्या होगा, असंतुलित समीकरण होगा। अब यदि हम ले लेते हैं चौथा में कि H2 प्लस Cl2 तीर का निशान HCl ना, तो यहां देखिए H2 है, इधर H1 है, Cl2 है, इधर Cl1 है, यानी कि ये भी आपका क्या है, असंतुलित समीकरण है। तो हम समझते हैं कि आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, अर्थात अब दूसरा जो है संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। तो अगर संतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित करने चले, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए इसी में केवल थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यहां दूसरा लिख दिए, अब इसके बाद अ को हटा देंगे, अब ये आपका क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, यहां से न हटा देंगे, बराबर हो, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही आपका हो गया अब संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा। तो अब एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होने वाला रासायनिक समीकरण लिखना है एग्जाम्पल में। तो जैसे आपका हो गया C प्लस O2 तीर का निशान CO2, देखिए C1 है तो इधर भी C1 है, O2 है तो इधर भी O2 है, यानी कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा यदि हम लिख देते हैं कि Zn प्लस H2SO4 तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि Zn बराबर है, H2 बराबर है, S1 बराबर है, O4 बराबर है। तो ये आपका संतुलित समीकरण हो गया ना, संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण दोनों एक ही है। अब इसके बाद तीसरा यदि आप देखिएगा एग्जाम्पल, तो मान लीजिए कि हम ले लेते हैं मैग्नीशियम को डाल दिया H2CO3 कार्बोनिक अम्ल में ना, तो ये बना लेगा MgCO3 प्लस H2, इस तरीके से बनाएगा। तो अब यहां भी देख लेंगे कि Mg1 तो 1, H2 तो 2, C1 तो 1, O3 तो 3, यानी संतुलित समीकरण है। अब यदि मान लीजिए कि हम ले लेते हैं
चौथा एग्जाम्पल में ना, चौथा एग्जाम्पल में हम ले लिए क्या चीज, तो ZnO प्लस H2CO3, तो ये बना लेगा ZnCO3 प्लस H2O, ऐसे बना लेगा ना। तो अब यहां देखेंगे स्टूडेंट, Zn एक है, बराबर है, O जो है एक है ना, और यहां गिन लीजिए 3 4 हो गया, तो अब इधर भी 3 और 1 4 बराबर है। H 2 है तो H 2 है, C एक है तो C एक है, यानी इसमें भी दोनों तरफ बराबर है, तो ये आपका संतुलित समीकरण हुआ। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन था, असंतुलित समीकरण, और दूसरा आपका था संतुलित समीकरण, जो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर सीखने का प्रयास करना है स्टूडेंट कि यदि असंतुलित समीकरण रहेगा तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कितने हैं और उसको संतुलित कैसे किया जाता है, ये अब हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां अब हम जानेंगे कि जो आपका असंतुलित समीकरण था उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। तो वही है यहां पर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, तो कितने विधि है इसके बारे में जाने, तो यहां पर लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां निम्न है। विधियां मुख्यतः निम्न है। पहला आपका विधि है अनुमान विधि, इसको हिट एंड ट्रायल विधि भी बोलते हैं ना। तो पहला हो गया अनुमान विधि, दूसरा हो गया आंशिक विधि, और तीसरा हो गया बीजगणितीय विधि। तो ये 3 विधि जो है आपको जानने की आवश्यकता है। ऐसे अधिकतर आपको चलता है ये विधि, अनुमान विधि ना। तो चलिए बारी बारी से हम ये बताते हैं कि अनुमान विधि के द्वारा कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, और आंशिक विधि द्वारा कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, और बीजगणितीय विधि के द्वारा जो है रासायनिक समीकरण को आप कैसे संतुलित करेंगे। तो चलिए बारी बारी से बताते हैं। तो अब भी हम चलते हैं क्या चीज में, अनुमान विधि में। अनुमान विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए स्टूडेंट, अनुमान विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अनुमान विधि के द्वारा अर्थात हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा आप रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, अब ये जो है बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि पहला आया क्या चीज कि CaCO3 प्लस HCl तीर का निशान CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये आपका रासायनिक समीकरण है। तो अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट कि इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ लिख देते हैं अभिकारक, अभिकारक, और एक तरफ लिख देते हैं प्रतिफल, प्रतिफल। अब अभिकारक और प्रतिफल लिख दिए, तो अभिकारक में जो जो तत्व है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो अभिकारक में देखिए क्या क्या है, Ca, इसके बाद क्या है C है, इसके बाद क्या है O है, इसके बाद क्या है H है, और इसके बाद क्या है Cl है। ये ऐसे है। तो अभिकारक में जब ये सब तत्व है तो प्रतिफल में भी यही तत्व होगा, ठीक है। तो इसको जो है क्या कर लेंगे, जैसे यहां देखिए Ca, तो Ca है, अब इसके बाद Cl, तो देखिए Cl है, H तो H है, O तो O है, C तो C है,
ना, और Ca हम शुरू में मिला दिए थे। तो इस प्रकार से जो है आपको जो अभिकारक में तत्व होगा वही प्रतिफल में होगा, तो इसी को लिख देंगे ये साइड, यानी कि Ca, इसके बाद C, इसके बाद O, इसके बाद H, इसके बाद Cl, ये इस तरीके से लिख दिया और ये समीकरण को लास्ट में लिख देंगे। तो चलिए लास्ट में समीकरण को लिख दे रहे हैं हम, यानी कि CaCO3 प्लस HCl, तीर का निशान, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ऐसे लिख देना है स्टूडेंट। अब ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, तो अब अभिकारक में देखेंगे कि ये सभी तत्वों के परमाणुओं के कितने संख्या इसमें है। तो Ca 1 है, C पूरा में देखेंगे यहां टोटल में, क्योंकि Ca तो एक ही है ना, Ca टोटल में तो 1 लिख दिए। अब C, तो इसमें C देखेंगे टोटल में 1 ही है तो 1 लिख दिए। O देखेंगे 3 है और कहीं नहीं है तो 3। H इसमें कितना है तो देखिए यहां है 1 है, और इसके बाद Cl, तो Cl भी 1 ही है स्टूडेंट, लिख दिए। बस ऐसे ही इधर अब प्रतिफल में देख करके इधर लिख देना है। तो अब Ca कितना है 1 है। अब इसके बाद C कितना है 1 है। अब इसके बाद O, तो देखिए 1 और 2 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 2 बराबर 3, लिख दिए 3। अब इसके बाद आगे देखेंगे कितना H कितना है 2 है। इसके बाद Cl कितना है 2 है। अब ये दोनों तरफ हम देखेंगे कि Ca बराबर है, C बराबर है, O बराबर है ना 3 3, H बराबर नहीं है और Cl बराबर नहीं है। तो यानी कि इधर H 1 है और इधर 2 है, तो इधर 2 है तो इधर वाला H में 2 से यदि हम गुना कर दें तो 2 हो जाएगा ना। तो अब 2 से गुना कहां करेंगे, तो अब देखेंगे कि H जो है अभिकारक में, अब सबसे नीचे देखना है H जो है अभिकारक में कौन में है, तो ये में है ना, क्योंकि अभिकारक दूगो है तो इसमें तो H है नहीं, इसमें है। तो अब इसमें H में क्या किए हैं स्टूडेंट, 2 से गुना कर दिया, तो H वाले यौगिक में 2 से गुना करेंगे आगे। याद रखेंगे इधर इधर गुना नहीं करते हैं ना, आगे करते हैं। तो 2 से जब हम H में गुना कर दिया तो ये तो H यहां पर 1 छुपा हुआ है, तो 2 एकम 2 हो गया, तो H तो 2 हो गया, लेकिन Cl भी यहां 1 है तो Cl में भी 2 से गुना हो जाएगा ना। तो ऐसे स्थिति में Cl भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 में 2 से गुना किए तो ये 2 दोनों में गुना हो जाएगा ना। तो ऐसे स्थिति में अब देखेंगे कि अब इसमें क्या सुधार हुआ, तो 1 बराबर है, C बराबर है, 3 बराबर है, H 2 बराबर है, Cl 2 बराबर है, अर्थात ये आपका जो है संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम क्या चीज, अनुमान विधि के द्वारा संतुलित करते हैं। अब इस पर दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया है PbNO3 हॉल 2 प्लस Ki, तीर का निशान, PbI2 प्लस KNO3, यानी कि Pb को क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे ना। Pb जो है ये आपका लेड है ना, तो इसको लेड नाइट्रेट पढ़ेंगे, NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं, तो लेड नाइट्रेट ना, और ये हो गया पोटेशियम, और ये आयोडीन है तो आयोडाइड पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा क्या चीज, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ना को क्या किया है, मिला दिया। तो अब हमें क्या मिला, तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट हमें
प्राप्त हुआ। अब यहां पर इसको देखना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। तो देखिए पीबी जो है बराबर है, एन जो है दूगो है, क्योंकि एक है घेरा हुआ है तो इससे 2 से गुना हो जाता है, तो एन दूगो है और यहाँ एन एगो है। बस इतना ही चेक करेंगे कि भाई बराबर नहीं है। तो अब इसको हम प्रोसेस में ला रहे हैं अनुमान विधि के द्वारा, क्या चीज संतुलित करने के लिए। तो इसमें स्टूडेंट लिखेंगे क्या चीज, अभिकारक। तो अभिकारक लिख लिया और प्रतिफल, प्रतिफल तो प्रतिफल लिख लिया। अब अभिकारक में जो जो तत्व है उसको लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि पीबी है तो पीबी लिख लिया, एन है एन लिख लिया, ओ है ओ लिख लिया। अब इसके बाद के है के लिख लिया और आई है तो आई लिख लिया। अब यही सेम जो है इधर भी लिखेंगे। तो इधर भी लिख देते हैं पीबी एन ओ के आई, ऐसे लिख दिए। क्योंकि आपको हम पहले ही बताए हैं स्टूडेंट कि देखिए अभिकारक में जो जो तत्व होगा वही तत्व प्रतिफल में होगा। यदि यकीन नहीं है तो मिला लीजिए, यहां पर है पीबी आई के एन ओ है सब, तो टोटल आपको रहेगा ही रहेगा। तो अब इसमें अभिकारक वाला में देखेंगे कि पीबी कैगो है, एगो है। अब एन कैगो था तो यहां 2 से गुना हम किए थे ना, चूंकि यहाँ एन एक है लेकिन ये 2 से गुना हो जाएगा तो एन 2 है। अब ओ कितना है तो 3 दूना 6 है ना। अब के कैगो है तो एगो है और आई कैगो है, एगो है, एक लिख दिया। इधर अभिकारक में जो था परमाणुओं की संख्या। अब प्रतिफल में लिखेंगे तो पीबी जो है 1 है, अब आई जो है 2 है, अब इसके बाद के जो है 1 है, एन जो है 1 है, ओ जो है वो 3 है। अब यहां पर देखेंगे कि देखिए पीबी 1 1 बराबर है, एन 2 1 ना बराबर है, वो 6 3 ना बराबर है, के 1 1 बराबर है, आई 1 2 ना बराबर है। अब ये समीकरण को हूबहू जो है नीचे लिखते हैं। तो नीचे लिखेंगे क्या चीज, PbNO3 होल 2 प्लस KI, तीर का निशान, PbI2 प्लस KNO3, ऊपर वाला समीकरण को लिख दिया है। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि बराबर कैसे करें, तो गुना करके बराबर कर लेना है। तो देखिए ये 1 है ये भी 1 है, बराबर है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब n इधर 2 है और इधर 1 है तो 1 वाला में 2 से गुना कीजिएगा तभी ना 2 हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब n में 2 से गुना किए तो प्रतिफल वाला में गुना किए हैं, तो प्रतिफल में हम देखेंगे कि दोनों में n कौन में है, तो n इधर वाला में है। तो अब इसमें n में क्या, n के आगे गुना कर दीजिएगा, नहीं सबसे आगे इसको करना है यहां। तो यहां जब 2 से गुना किए स्टूडेंट तो क्या हो गया, k में भी 2 से गुना हो गया। तो k कहां है, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। n में तो गुना हो ही गया ना। अब इसके बाद o में भी गुना हो गया 2 से, तो o में भी 2 से गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6। ये सब परिवर्तन गुना करने से हुआ। तो अब फिर मैच करवाएंगे दोनों तरफ कि यहां पीबी 1 है तो 1 है, एन 2 है तो 2 है, ओ 6 है तो 6 है, के 1 है तो इधर कितना हो गया, 2 हो गया। अब फिर देखिए यहां के 2 हो गया तो अब यहां के वाला में क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो जब के में 2 से गुना कर दिए और के 2 हो गया तो अब देखेंगे अभिकारक में कि ये दोनों में से कौन में के है, तो ये वाला में के है, इसमें तो है नहीं, तो इसमें हम 2 से गुना कर दिए। तो के साथ आई भी है तो आई में भी 2 से गुना हो जाएगा ना। तो अब फिर देखेंगे मिला करके कि दोनों तरफ क्या हुआ, तो 1 और 1 बराबर है, 2 2 बराबर है, 6 6 बराबर है। अब इसके बाद 2 2 बराबर है, 2 2 बराबर है, यानी कि अब ये जो समीकरण हो गया क्या हो गया, तो स से संतुलित और समी से समीकरण,
यानी कि ये आपको प्राप्त हो गया संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम अनुमान विधि द्वारा क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। अब ऐसा फिर आप भी जो है घर पर बैठ करके कोई भी समीकरण को लीजिए और इस प्रकार से लिख करके संतुलित कीजिए। ऐसे हम फिर एक दो और एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब तीसरा समीकरण एक और फिर ले लिए। अब इसको जो है हम लोग बैलेंस करें ना, तो अब ये सबसे पहले देख लेंगे कि ये जो है असंतुलित समीकरण है कि संतुलित समीकरण है। तो देखिए C1 बराबर है H4 और इधर H2, यानी कि साफ जाहिर है कि बराबर नहीं है। तो अब इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, अभिकारक प्रतिफल। अब इसके बाद अभिकारक में जो जो तत्व है, C है, H है और O है, बस यही तीन ही तत्व है। अब ये तीनों को इधर लिख देंगे CHO। चलिए अब कितना कितना है इसका परमाणुओं की संख्या वो लिख दीजिए। तो C में 1 है, H में 4 है, O में जो है 2 है। अब इधर लिखिए C 1 है, O 2 और 1 3 है, तो इसमें लिखेंगे 2 प्लस 1। अब यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट 3। अब इसके बाद H क्या है, तो 2 है। अब नीचे भी लिख दे रहे हैं समीकरण CH4 प्लस O2 तीर का निशान ना, CO2 प्लस H2O, ऐसे लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, C तो बराबर है इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। अब H जो है इधर कितना है, 4 है और इधर H 2 है, तो H में 2 से गुना कर देना है। तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। कोई कहेगा कि 3 से हम गुना करेंगे सर, तो नहीं, हमें 4 ही लाना है, इसलिए 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4 होगा, तो 2 से ही करेंगे तो 4 आएगा, इसलिए 2 ही से कीजिएगा। तो अब यहां पर H वाला में, प्रतिफल में H वाला में 2 से गुना कर दीजिए। तो प्रतिफल ये है, तो अब इसमें H है नहीं, इसमें है, तो इसमें 2 से गुना कर दिया। अब 2 से गुना किया तो इसमें O1 O7 था, तो अब देखिए O1 है और यहाँ O2 है, तो 2 वाला में गुना नहीं हुआ है, एगो O वाला में गुना हुआ। तो अब एगो O में गुना हो गया 2 से, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 एकम 2, 2 और 2 4, यहां O हो गया। O कितना हो गया, 4 हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद देखेंगे कि C बराबर है, H बराबर हो गया, O इधर 2 है और इधर O कितना हो गया, 4, तो इधर भी 4 करना होगा। तो इधर जो है कितना से गुना कर दीजिएगा, 2 से, तब आपका 4 हो जाएगा। तो अब अभिकारक में O देखेंगे कि कौन में है, तो इधर है, इधर में क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो अब ऐसे स्थिति में C बराबर हो गया, H बराबर हो गया, O बराबर हो गया, अर्थात ये जो समीकरण है वो संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो है आप समीकरण को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट ये समीकरण को क्या करना है, संतुलित करने का प्रयास करना है, क्योंकि के बराबर है, Cl बराबर है, O बराबर नहीं। अब इसमें भी लिखेंगे वही, अभिकारक प्रतिफल। अब इसके बाद अभिकारक में जो जो तत्व है, K है, Cl है और O है। K कैगो है, 1, Cl कैगो है, 1, O कैगो है, तो 3। अब इधर लिखिए KClO, यही तत्व को लिख देना है। अब इधर K कितना है, तो 1 है, Cl कितना है, 1 है, O कितना है, तो O 2 है। अब देखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन अब O बराबर नहीं है। अब O बराबर नहीं है जिसके कारण यह समीकरण असंतुलित है। तो संतुलित अब कैसे करेंगे, अब आप लोग उसमें दिमाग लगाइए।
KCl प्लस O2 सॉरी। चलिए, तो इसको अब संतुलित हम लोग कैसे करेंगे, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखेंगे कि तीन में कितना से गुना करेंगे कि 2 आ जाए, या 2 में कितना से गुना करेंगे कि 3 आ जाए। तो अब ऐसे स्थिति में एलसीएम बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। अब 6 तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें जो है 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि क्या चीज, प्रतिफल जो है उसके ओ में 3 से गुना करना है, तो प्रतिफल वाला में 3 से गुना कर दिए, ठीक है। तो वो तो अकेले था, कर दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, ओ जो अभिकारक है ओ, उसमें ओ वाला में 2 से गुना करना है, तो ये पूरे में है। तो अब हमको तो जब भी देना है तो आगे देना है, तो के में भी गुना हो जाएगा 2 से। अब Cl भी है तो उसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, और O में ऑलरेडी हो चुका है। तो अब यहां पर आ गया 2, और ये भी 2 हो गया। तो अब देख रहे थे कि O को तो बैलेंस कर लिए, अब K और Cl जो है अनबैलेंस हो गया। तो अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे स्टूडेंट, कि देखेंगे कि K इधर 2 है तो इधर 1 है, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 2 होगा ना। तो K वाला में प्रतिफल में 2 से गुना करेंगे तो Cl में भी 2 से गुना हो जाएगा। तो अब ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं कि K भी बराबर हो गया, Cl भी बराबर हो गया, O भी बराबर हो गया, अर्थात तब ये जो समीकरण है वो क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम समझ रहे हैं कि आपको अनुमान विधि से संतुलित करने लगभग आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे विधि में ना। चलिए स्टूडेंट, तो आंशिक विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण, दूसरा जो विधि है आंशिक विधि था ना, तो आंशिक विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो याद रख कर लेंगे कि आंशिक विधि के द्वारा जो जटिल रासायनिक समीकरण होता है उसको हम संतुलित करते हैं, ठीक है। तो अब जटिल रासायनिक समीकरण क्या होगा, अब ये दिमाग में आएगा ना। तो अब होता क्या है कि कोई रासायनिक समीकरण है जो 2-3 रासायनिक समीकरण को जोड़ करके और एक रासायनिक समीकरण तैयार किया गया है, तो वो आपका जटिल रासायनिक समीकरण होगा। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, एस है 1 तो 1, O 2 और 1 3 है, जबकि यहाँ 4 है। अब यहाँ H 2 है तो यहाँ H 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से हुआ है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या हुआ कि एस जो है सल्फर ऑक्सीजन से संयोग करके और बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या किया कि ऑक्सीजन से संयोग किया। जैसे सल्फर जो है कहीं भी है वो वायुमंडल में, वो ऑक्सीजन को क्या किया, उससे मिल करके और बना लिया SO2। और SO2 जब वायुमंडल में गया तो उसको भरपूर ऑक्सीजन मिला और ये बना लेगा SO3, और SO3 के रूप में क्या हो रहा है, वायुमंडल में मूव कर रहा है, घूम रहा है। अब क्या हुआ कि SO3 जब घूम रहा है और बारिश हुई, जल उस पर गिरा, इससे अटैच हुआ और वहां जो है बना लिया ये H2SO4 और आ गया कहां, पृथ्वी सतह पे आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा भी। तो यहां पर अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये 3 स्टेप में अभिक्रिया हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, SO2 और SO2 कट जाएगा, SO3 कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, O2 और H2, ये मिल करके और बना लिया क्या, क्योंकि ये दोनों तो कट गया है तो यहां बच गया क्या चीज, H2SO4 बना लिया है। यही आपका समीकरण यहां लिखा हुआ है।
और इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने से पहले हम ये सारे समीकरण को बैलेंस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो एस एक है तो एक है, ओ दो है तो दो है, ये बैलेंस है, ये समीकरण बैलेंस है। अब यहां पर देखेंगे एस एक है तो एक है, वो जो है यहां दो और दो चार है, और इधर ओ कितना है, तीन है। तो यदि हम इसमें दो से गुना कर देते हैं स्टूडेंट, तो ओ कितना हो गया, 6 हो गया, और एस 2 हो गया। तो जब एस 2 हो गया तो इसमें गुना करेंगे 2 से ना, तो एस 2 हो गया 2 बराबर, और वो हो गया 4 और 2 6 हो गया, वो भी बराबर हो गया। तो दोनों तरफ ये बराबर हो गए। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि SO2 यहां 2 है और यहां बन के हमें आया है 1, तो इसको 2 करने के लिए इसको 2 और इसको 2 करना है। ठीक है, चूंकि एस 2 तो 2, ओ 4 तो ओ 4 ना, तो यानी 2 ऊपर तक समीकरण संतुलित हो गया। अब इसको ध्यान दीजिए, तो SO3 जो है वो 2 यहां आया है, तो यहां पर 2 लिख दिए ना। तो अब ये 2 आया है ना, तो एस 2 ठो, तो यहां पर एस 2 कर दीजिए, चूंकि 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो गया। अब ओ कितना हो गया, अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, ओ 6, 3 दूना 6 और 1 7, जबकि यहां आ जा रहा है कितना, 8। अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए, एच 2, तो एच क्या है, 4 है, तो इसमें 2 से गुना करना होगा, तो एच 4 बराबर हो गया, एस भी बराबर था, ओ बराबर नहीं था, ओ अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए, तो 6 और 2 8 और 4 दूना 8। अब ये तीनों समीकरण बराबर हो गए। तो अब ऐसे स्थिति में अब समीकरण को, तो ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको हटा देंगे, इसको और इसको हटा देंगे, बाकी जोड़ दीजिए। तो एस 2, तो एस 2, ओ कितना 2 और 1, जैसे O2 जो है 2 गो है और एक यहां 1 गो है, तो ये हो जाएगा 3। अब H2O कितना है, 2 है, और H2SO4 कितना है, 2 है। ये चूंकि इधर और इधर कट गया, तो इस प्रकार से हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ये आपको संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ, और ये विधि कहलाएगा आंशिक विधि ना। पहले ये समीकरण को क्या करते हैं, छोटा छोटा समीकरण में तोड़ लेते हैं, जैसे अभी क्रिया हुआ है। इसके बाद छोटे वाले समीकरण को पहले बैलेंस करते हैं, और इसके बाद जोड़ करके लिखते हैं, तो बड़ा वाला समीकरण खुद बैलेंस हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं बीज गणितीय विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब इस बीज गणितीय विधि के द्वारा जो है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी एक विधि हमने बताया अनुमान, जिसको ज्यादा यूज किया जाता है। एक हमने बताया अभी आंशिक विधि, जिसमें एक ही एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो आंशिक विधि से रिलेटेड जो आपका क्या चीज समीकरण है वो बहुत काफी कम है। ठीक है, और 10 क्लास में 1-2 समीकरण है, इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए एक ही उसमें हम एग्जाम्पल दिए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बीज गणितीय विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, चाहे जैसा भी समीकरण होगा, ये विधि के द्वारा जो है क्या होगा, संतुलित हो जाएगा, क्योंकि पहले ही इसमें लगा हुआ है कि गणितीय विधि है, बीज गणितीय विधि ना। तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो है बहुत काफी जो है क्या चीज गणित से जो है दूरी बनाकर रखते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल जो है यहाँ आसान है, और गणित भी जो है सो बहुत काफी मुश्किल उसमें प्रश्न नहीं होता है, बहुत आसान होता है, समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व क्या करेंगे, तो यहां पर हम मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, माना कि, अब आप फिर कहिएगा कि सर केमिस्ट्री में भी आप क्या करने लगे, मानने लगे, तो नहीं, यहाँ बीज गणितीय विधि है इसलिए मान रहे हैं स्टूडेंट, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मान लिए हम क्या चीज कि ए के आगे एक है, सॉरी एफ ही के आगे जो है ए है, यहां यदि एफ ही के आगे ए लगा देते हैं और H2O के आगे बी लगा देते हैं, और एफ ई
Fe3O4 के आगे C लगा देते हैं और H2 के आगे D लगा देते हैं, तो ये समीकरण संतुलित हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, A, B, C, D का मान निकालना है कि आखिर A के जगह पर कितना होगा, B के जगह पर कितना होगा, C के जगह पर कितना होगा और D के जगह पर कितना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसे हम इसको निकालेंगे ये अब समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, तो अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, लिखेंगे Fe और डैश दे देंगे। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। Fe में Fe इधर कितना है, तो 1 है, तो 1 में आगे वाला से गुना करेंगे तो A हो जाएगा। अब इसके बाद Fe और है इसमें अभिकारक में, तो नहीं है, तो अब बराबर दे देंगे। अब प्रतिफल की ओर चलेंगे। अब देखेंगे कि Fe प्रतिफल में कितना है, 3 है, तो 3 में आगे से गुना करते हैं तो 3C हो गया। Fe का वैल्यू A बराबर 3C आया। अब इसके बाद H को देख लेते हैं कि क्या है, तो H जो है 2 है, आगे से गुना करेंगे 2B हो जाएगा ना। अब इधर तो और H है नहीं अभिकारक में, तो अब प्रतिफल में चलेंगे और प्रतिफल में क्या है, 2D है, 2D ना। अब इसके बाद O है, तो O में क्या है ये ध्यान दीजिएगा, तो वो देखिए B में 1 से गुना होगा तो ये B हो जाएगा। अब उधर O कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 4C है, 4C है ना। तो अब यहां पर स्टूडेंट आपको ध्यान ये देना है कि या तो A B C D ना, ये सबको 1 में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे या तो सबको A में कन्वर्ट कर लीजिए, या सबको B में कन्वर्ट कर लीजिए, या सबको C में कन्वर्ट कर लीजिए, या सबको D में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब कि A B C D जो है ये सबको कोई 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे। तो अब जैसे देखिए A बराबर 3C आया, तो हम A बराबर 3C आ गया, तो हम A का वैल्यू 3C अर्थात सबको C में बदल रहे हैं। तो चलिए A तो C में बदल गया। अब इसके बाद B को C में बदलने का प्रयास करेंगे, तो देखिए यहां B भी C में बदला हुआ है। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4C बदला हुआ है। अब A B का काम खत्म, A भी C में बदल गया है, B भी C में बदल गया है, C तो है ही। अब D को ध्यान दीजिए, तो D को कैसे बदलेंगे, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर है कि 2B बराबर 2D, तो 2 कट जाएगा, यानी कि B और D बराबर होगा, तो D बराबर क्या आ गया, B आ गया ना। अब D बराबर B आ गया, तो इसलिए D बराबर B कितना के बराबर है, तो B 4C के बराबर है, तो यानी कि D भी क्या चीज के बराबर होगा, 4C के बराबर होगा। तो A का भी वैल्यू C में आ गया, B का भी वैल्यू C में आ गया, D का भी वैल्यू C में आ गया, और C तो C है ही ना। तो अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, क्या है, A है, तो A वाला वैल्यू पहले लिखिए, तो 3C ना, प्लस को अनुपात में लिखते हैं। अब इसके बाद B का वैल्यू लिख दीजिए 4C, तीर के निशान को समानुपात लिखते हैं। इसके बाद C तो C है ही। अब इसके बाद फिर प्लस है तो अनुपात, और D है तो D का वैल्यू क्या आया है, 4C आया है। अब सब में C अवेलेबल है तो C से भाग देंगे ना, तो अब यहां पर आ जाएगा, इसलिए 3:4 समानुपात 1:4 ऐसे आया ना। यहां पर आप लिख दीजिएगा कि C से भाग दिया, C से क्या कर दिया, भाग दे दिया ना। तो अब स्टूडेंट ये जो है वैल्यू A का हो गया, क्योंकि शुरू में A था, E वैल्यू B का हो गया, E वैल्यू जो है C का हो गया, और ये वैल्यू जो है D का हो गया। तो अब A B C D का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और लिख दीजिए, तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहां पर कि संतुलित
समीकरण क्या चीज होगा, ए, तो ए की जगह पर कितना, तो 3fe प्लस बी, तो बी की जगह पर 4H2O, तीर का निशान ना। अब इसके बाद सी, तो सी के जगह पर एक तो छुप जाएगा, तो ये वैसे ही छोड़ देंगे, Fe3O4 प्लस डी, तो डी की जगह पर क्या लिखेगा 4, तो यहां पर क्या लिखेंगे 4H2, यानी कि ये जो समीकरण अब आ गया वो संतुलित हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट बीजगणितीय विधि के द्वारा समीकरण को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। एक और एग्जांपल दे देते हैं इसमें, चलिए स्टूडेंट, एक और जो है बीजगणितीय विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करके आप सभी को दिखाते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, इसको जो है संतुलित करना है, तो बस उसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे। अब क्या चीज, सॉल्व, माना कि यहां पर मान लीजिए ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी, तो लिख दीजिए ए PbNO3 होल 2 प्लस, यहां पर बी लिख दीजिए Ki, तीर का निशान, सी लिख दीजिए PbI2 प्लस, यहां डी लिख दीजिए KNO3। चलिए अब यानी कि ए बी सी डी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, फिर वैसे ही चलेंगे। तो पीबी को लेकर पहले चलिए, तो पीबी को लेकर चलते हैं। पीबी एक है, तो एक में ए से गुना होगा तो ए हो जाएगा, और अभिकारक में पीबी है तो नहीं है। अब यानी कि फिर बराबर प्रतिफल की ओर चलेंगे, तो पीबी एक है, सी में गुना होगा तो ये सी हो जाएगा ना, सी से, एक में सी से गुना हुआ तो सी हो गया, पीबी का मामला खत्म। अब इसके बाद एन का मामला आया, तो एन वाला देखिए, तो एन देखिए, एक में 2 से गुना हुआ तो 2 हो जाएगा, और 2 में ए से गुना हुआ तो 2a हो गया, तो 2a और एन कहीं नहीं है, तो बराबर 2a हो चुका है एन। अब वो साइड चलिए, यानी कि अभिकारक के बाद प्रतिफल में, तो प्रतिफल में एन एक है और डी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर आगे देखिए ओ का मामला, तो ओ वाला देखिए, ओ में 3 दूना 6, 6 में आगे से गुना होगा तो 6a बराबर, इसमें तो वो है नहीं, तो अभिकारक के बाद अब प्रतिफल में चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3d आ गया ऐसे ना, क्योंकि 3 था और डी में गुना हो गया 3d, ओ भी काम खत्म। अब इसके बाद के पर आइए, तो के जो है वो बी एक है, तो एक में बी से गुना होगा तो बी, और उधर के कितना है, डी है, तो डी लिख दीजिए। अब इसके बाद आई को देखिए, आई जो है वो सॉरी इधर बी एक है, एक में बी से गुना होगा तो बी, और इसके बाद इधर के कितना आई है, तो 2c है, यानी कि 2 में c से गुना हुआ तो 2c हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट अब फिर यहां ध्यान देना है कि सबको या तो ए में कन्वर्ट कर लेना है, या बी में, या सी में, या डी में, जिसमें सुविधा हो। तो अब हम देख रहे हैं कि ए जो है सी में बदला हुआ है, ए सी में बदला हुआ है। अब बी को देखेंगे कि सी में कैसे बदलेगा, तो देख रहे हैं कि बी भी सी में बदला हुआ है ना, तो सी है ही। अब डी को सी में बदलना है, तो डी इसमें खोजिए, देखिए यहां है डी, यहां है डी, यहां है डी, तो कोई एगो को चेंज कीजिए। तो सपोज हम ये वाला को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां बी और डी बराबर है, तो यानी कि बी का जितना मान होगा वही डी का मान होगा, तो डी बराबर हो जाएगा, बी का वैल्यू देखिए आया है 2c, तो डी भी हो जाएगा 2c। तो देखिए ए भी चेंज हो गया सी में, बी तो है ही, और डी भी सी में चेंज हो गया ना।
तो अब यहां पर आएंगे, क्या चीज लिखेंगे, ए बी सी डी, यही ना है। तो अब ए का ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो अब ए का वैल्यू कितना आ गया है, सी, तो लिख दिए सी अनुपात बी का वैल्यू क्या आया है, 2c, 2c समानुपात सी, तो सी है ही और डी भी जो है 2c है ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, सी से भाग दे देंगे, तो 1:2 समानुपात 1:2, यानी कि ये आ गया ए का मान, ये आ गया बी का, ये आ गया सी का और ये आ गया डी का मान आ गया। तो ए बी सी डी का वैल्यू इसमें रख देंगे ना। तो जैसे ही रखिएगा, तो चलिए स्टूडेंट क्या करते हैं, नीचे जगह नहीं है तो इसी में रख दे रहे हैं ना, इसी में रख दे रहे हैं मान। तो अब इसको मिटाते हैं, इसको लिखते हैं क्या चीज, संतुलित समीकरण। क्या प्राप्त होगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे ए था तो ए के जगह पर एक छूट गया, अब बी के जगह पर 2 तो यहां पर 2 दे दिए ना। अब इसके बाद सी के जगह पर 1 छूट गया, डी के जगह पर 2 दे दिए, और इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यदि यकीन नहीं है तो इसको चेक कर लीजिए कि पीबी 1 तो 1, एन 2 तो एन 2, वो कितना हो गया, 3 दूना 6, तो वो 3 दूना 6, के 2 तो के देखिए 2, आई जो है सो 2 हो जाएगा, यानी से गुना होगा 2, तो आई 2 यानी बराबर है। तो इस प्रकार से समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं बीजगणितीय विधि द्वारा। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगले दिन अब अगले वीडियो में मिलेंगे ना।